जय भीम दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का संविधान राजनीति का केंद्र बना। एक तरफ इंडिया गठबंधन, जिसके नेता यह कह रहे थे कि अगर भाजपा सत्ता में फिर से पहुंची तो भारत के संविधान को भाजपा द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। विपक्षी दल के लगभग सभी नेताओं ने इसी बात को अपना आधार बनाया, लेकिन चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई और पुनः नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता, खासकर राहुल गांधी, दावा कर रहे थे। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि संविधान की मूल आत्मा को सत्ता की कोई ताकत बदल नहीं सकती। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने चुनाव से पहले लोगों के मन में यह डर पैदा किया कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी। दोस्तों, ये केवल एक साजिश थी जिससे बहुजनों को डराकर उनसे वोट लेकर सत्ता हासिल किया जा सके। अच्छाई तो यह है कि कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं है। 50 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने की हिम्मत नहीं दिखाई। कांग्रेस की वजह से ही बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल गांधी द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति सम्मान सिर्फ एक दिखावा है और बहुजनों को ठगने की साजिश से है। चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पर झूठे लांछन लगाए, उन्हीं को प्रतिक्रिया देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखे शब्दों में आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, संविधान के लिए सबसे घातक चीज अगर कोई है तो वो कॉलेजियम सिस्टम है, जो संविधान की आत्मा को कुचल सकता है, जिसे कांग्रेस की सरकार में पास किया गया। उस पर तो कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, आपको नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में बताने से पहले हम आपको कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जिससे आपको विवाद के केंद्र को समझने में आसानी हो। कॉलेजियम सिस्टम भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले का तरीका है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जो इसे सवालों के घेरे में लाती हैं। सबसे बड़ी कमी है खुलापन न होना। कॉलेजियम के फैसले गुप्त तरीके से लिए जाते हैं और यह नहीं बताया जाता कि जजों का चयन कैसे और क्यों हुआ। इससे आम लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष है। दूसरा, कॉलेजियम को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। यह किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं, जिससे मनमानी और भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं। तीसरा, जजों की भर्ती में देरी। सरकार और कॉलेजियम के बीच खींचतान की वजह से हाई कोर्ट में 30 से 40% जजों की सीटें खाली हैं। इससे लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिलता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके हक के खिलाफ है। चौथा, कई बार जजों के रिश्तेदारों या करीबियों को फायदा मिलने की बात सामने आती है। पांचवा, न्यायपालिका में दलित, आदिवासी और महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जो संविधान के बराबरी के उसूल को कमजोर करता है। आखिरी बात, कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कोई जिक्र नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से बना, जिसे कई लोग गलत मानते हैं। ये खामियां न सिर्फ इंसाफ की राह में रुकावट डालती हैं, बल्कि संविधान के खुलापन, जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को भी चोट पहुंचाती है। कॉलेजियम सिस्टम, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले का काम देखता है, संविधान के लिए कई मायनों में खतरा बन गया है। यह व्यवस्था संविधान में नहीं लिखी गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों से बनी। इसकी खामियां संविधान के मूल उसूलों जैसे लोकतंत्र, निष्पक्षता और सामाजिक इंसाफ को कमजोर करती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि यह सिस्टम जजों को ऐसी ताकत देता है जो संविधान के शक्ति संतुलन के खिलाफ है।
संविधान कहता है कि सरकार, संसद और न्यायपालिका को एक दूसरे पर निगरानी रखनी चाहिए, मगर कॉलेजियम में जज ही जजों को चुनते हैं, जिसमें सरकार की भूमिका बहुत कम है। इससे न्यायपालिका को अनचाही ताकत मिलती है, जो संविधान के ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम की वजह से इंसाफ की रफ्तार धीमी पड़ती है। लाखों केस कोर्ट में सालों तक लटके रहते हैं, क्योंकि जजों की कमी पूरी नहीं होती। यह संविधान के उस उसूल को तोड़ता है जो हर नागरिक को जल्दी और सही इंसाफ की गारंटी देता है। खासकर गरीब, दलित और आदिवासी समुदायों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास लंबी कानूनी लड़ाई के लिए साधन नहीं होते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में सामाजिक इंसाफ को सबसे ऊपर रखा था, मगर कॉलेजियम इस मकसद को पूरा नहीं करता। एक और बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की कोशिशें नाकाम रही हैं। 2014 में सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने की कोशिश की, जिसमें सरकार और अन्य लोग भी शामिल होते। यह संविधान के शक्ति संतुलन को मजबूत करने का रास्ता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में रद्द कर दिया और कॉलेजियम को और ताकत मिल गई। यह संविधान की उस भावना के खिलाफ है जो किसी एक संस्था को बेलगाम ताकत देने से रोकती है। कॉलेजियम की यह मनमानी संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है, क्योंकि यह न तो जनता की राय सुनता है, न ही सरकार के साथ उचित तालमेल रखता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान की आत्मा, जो बराबरी और इंसाफ पर टिकी है, को ठेस पहुंचाता है। यह व्यवस्था नई प्रतिभाओं को मौका देने के बजाय एक खास तबके को फायदा देती है। इससे न्यायपालिका में आम लोगों का भरोसा डगमगाता है। अगर लोग कोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे तो संविधान की ताकत कम हो जाएगी। कॉलेजियम का यह रवैया संविधान के उसूलों को खोखला करता है, जो बाबा साहेब ने दलितों और कमजोर वर्गों के लिए बनाए थे। कोई भी पार्टी जो संविधान की रक्षा की बात करती है, उसे इस सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाना चाहिए, मगर इस पर चुप्पी सवाल उठाती है कि क्या उनकी मंशा वाकई संविधान को बचाने की है या सिर्फ सियासी फायदा उठाने की। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब लहराकर खुद को इसका रक्षक बताया, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम जैसी संविधान विरोधी व्यवस्था पर उनकी चुप्पी सवाल उठाती है। यह सिस्टम जजों को चुनने में मनमानी करता है, जिससे संविधान के इंसाफ और बराबरी के उसूल कमजोर होते हैं। राहुल गांधी ने कभी इस पर आवाज नहीं उठाई, न तो उनकी रैलियों में, न ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कॉलेजियम की खामियों का जिक्र हुआ। यह चुप्पी उनकी मंशा पर शक पैदा करती है। अगर वह वाकई संविधान के हिमायती होते तो इस सिस्टम के खिलाफ बोलते, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक इंसाफ के सपने को चोट पहुंचाता है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान बदलने का इल्जाम लगाया, लेकिन कॉलेजियम, जो संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता है, उस पर खामोश रहे। यह दिखाता है कि उनकी संविधान की बात सिर्फ वोट बटोरने की सियासत थी। कॉलेजियम के खिलाफ न बोलकर उन्होंने साबित किया कि उनकी प्राथमिकता संविधान की रक्षा नहीं, बल्कि सियासी फायदा है। उनकी यह चुप्पी संविधान के असली रक्षकों को निराश करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में लेकर खुद को इसका सबसे बड़ा रक्षक बताया। हर रैली में उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वह संविधान को खत्म कर देगी। इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी यही राग अलापते रहे। इस नारे ने दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों में डर पैदा करने की कोशिश की, ताकि कांग्रेस को वोट मिल सके। लेकिन राहुल गांधी की एक बात उनकी मंशा को बेनकाब करती है। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम जैसी गंभीर समस्या पर एक शब्द नहीं बोला। यह सिस्टम संविधान के कई उसूलों को कमजोर करता है। फिर भी राहुल की चुप्पी बताती है कि उनका संविधान से कोई गहरा लगाव नहीं था। उनकी सारी कोशिश सिर्फ चुनावी एजेंडा चमकाने और वोट बटोरने की थी। राहुल गांधी ने संविधान को खतरे में होने का हौवा खड़ा किया, लेकिन यह दावा खोखला था। संविधान को पूरी तरह खत्म करना असंभव है। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि संविधान का मूल ढांचा, जैसे लोकतंत्र, बराबरी और इंसाफ, कभी बदला नहीं जा सकता। संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए,
जो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं। बीजेपी ने भी कभी संविधान खत्म करने की बात नहीं की, फिर भी राहुल ने इस डर को हवा दी क्योंकि यह एक आसान और भावनात्मक मुद्दा था। मगर कॉलेजियम सिस्टम, जो वाकई संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाता है, उस पर उनकी खामोशी उनकी सियासी मंशा को उजागर करती है। कॉलेजियम सिस्टम जजों को चुनने का ऐसा तरीका है जो संविधान में कहीं नहीं लिखा। यह सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से बना। इसकी वजह से जजों की नियुक्ति में कई सवाल उठते हैं। यह सिस्टम संविधान के उसूलों जैसे निष्पक्षता और सामाजिक इंसाफ के खिलाफ काम करता है। मिसाल के तौर पर यह सिस्टम उन लोगों को मौका देने में नाकाम रहा है जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के जरिए हक देना चाहा था: दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग। अगर राहुल गांधी को संविधान की इतनी ही फिक्र थी तो उन्होंने इस सिस्टम को सुधारने की बात क्यों नहीं उठाई? उनकी चुप्पी बताती है कि वह संविधान की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सियासी फायदे के लिए मैदान में थे। 2024 के चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र भी इस बात का सबूत है। उसमें कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने या उसके खिलाफ कोई ठोस सुझाव नहीं था। राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी इस मुद्दे को कभी नहीं छुआ। अगर वह वाकई अंबेडकरवादी होते तो बाबा साहेब के उस सपने की बात करते जिसमें हर वर्ग को इंसाफ और बराबरी मिले। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाकर आसान रास्ता चुना। यह साफ करता है कि उनका मकसद संविधान को बचाना नहीं बल्कि वोट की सियासत करना था। राहुल गांधी की यह चुप्पी सिर्फ कॉलेजियम तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उन तमाम मुद्दों पर कम ही बोला जो संविधान के लिए गंभीर हैं। मिसाल के तौर पर संविधान कहता है कि हर नागरिक को इंसाफ का हक है, लेकिन कोर्ट में लटके लाखों केस और जजों की कमी इस हक को छीनते हैं। राहुल ने इस पर कोई बड़ा आंदोलन या बयान नहीं दिया। उनकी सारी ताकत बीजेपी को कोसने में लगी थी। यह दिखाता है कि उनका संविधान से लगाव सिर्फ दिखावटी था। वह सिर्फ एक ऐसा मुद्दा चाहते थे जो लोगों की भावनाओं को भड़काए और वोट में बदले। कांग्रेस की यह रणनीति नई नहीं है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने कई बार संविधान के नाम पर सियासत की, मगर जब बात असली सुधार की आई तो वह पीछे हट गई। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के वक्त न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिशें हुई। आपातकाल में संविधान के कई हकों को कुचला गया। उस वक्त भी कांग्रेस ने खुद को संविधान का रक्षक बताया था। राहुल गांधी उसी राह पर चल रहे थे। कॉलेजियम सिस्टम पर उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि वह संविधान की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने 2024 में जो नारा दिया वह एक सियासी ड्रामा था। संविधान की किताब लहराना आसान है, लेकिन उसके उसूलों के लिए लड़ना मुश्किल। कॉलेजियम सिस्टम जैसी खामियों को नजरअंदाज करके उन्होंने साबित किया कि उनकी प्राथमिकता वोट बैंक की सियासत थी, न कि संविधान की रक्षा। अगर वह वाकई अंबेडकरवादी होते तो बाबा साहेब के उसूलों जैसे सामाजिक इंसाफ और बराबरी के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था के खिलाफ बोलते। मगर उनकी खामोशी ने उनके असली इरादे जाहिर कर दिए। वह सिर्फ सियासी मंच पर नाटक कर रहे थे ताकि दलित और बहुजन वोटरों को लुभा सकें। यह चुप्पी न सिर्फ राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाती है बल्कि कांग्रेस की पूरी रणनीति को बेनकाब करती है। उन्होंने संविधान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि बीजेपी को घेर सकें। मगर असली मुद्दों जो संविधान को कमजोर करते हैं पर उनका रवैया ढीला रहा। यह साफ करता है कि 2024 का उनका चुनावी एजेंडा संविधान की रक्षा नहीं बल्कि सियासी जीत था। राहुल गांधी का यह रवैया न सिर्फ संविधान के साथ धोखा है बल्कि उन लाखों लोगों के साथ भी जो वाकई संविधान के उसूलों पर भरोसा करते हैं। उनकी यह चुप्पी साबित करती है कि संविधान उनके लिए सिर्फ एक सियासी औजार था, न कि दिल से अपनाया गया मिशन। भारत का संविधान बाबा साहेब अंबेडकर की मेहनत का नतीजा है जो बराबरी, इंसाफ और आजादी की गारंटी देता है। मगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस संविधान के प्रति अपने सियासी फायदे के लिए ऐसा रवैया दिखाती हैं जो इसके उसूलों को कमजोर करता है।
लोग अक्सर बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड भी कम नुकसानदायक नहीं। दोनों ने समय समय पर संविधान के साथ सियासत की और इसके उसूलों को अपने हित के लिए मोड़ा। यह कहना गलत नहीं कि जितना बीजेपी की घृणा संविधान के प्रति दिखाई देती है, कांग्रेस उससे पीछे नहीं। कांग्रेस ने आजादी के बाद लंबे समय तक देश पर राज्य किया। इस दौरान कई मौके आए जब उसने संविधान की भावना को ठेस पहुंचाई। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लागू हुआ। इस दौरान संविधान के कई हक जैसे बोलने की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लिए गए। लोग बिना वजह जेल में डाले गए और प्रेस पर पाबंदी लगी। यह संविधान के लोकतांत्रिक उसूलों पर सीधा हमला था। बाबा साहेब ने संविधान में जो आजादी और बराबरी का सपना देखा था, उसे कांग्रेस ने उस वक्त कुचल दिया। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस सोच को दिखाता है जो सत्ता के लिए संविधान को भी दांव पर लगा सकती है। आपातकाल के बाद भी कांग्रेस ने कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया। 1980 के दशक में पंजाब और कश्मीर जैसे मसलों पर संविधान के हकों को नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने संविधान के नाम पर सियासत तो बहुत की, लेकिन इसके उसूलों को जमीन पर उतारने में नाकाम रही। मिसाल के तौर पर संविधान में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण और हक की बात है, मगर कांग्रेस के राज्य में इन समुदायों की हालत में कितना सुधार हुआ? आज भी दलित और आदिवासी शिक्षा, नौकरी और इंसाफ से वंचित हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस ने संविधान को सिर्फ सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल किया, न कि दिल से अपनाया। बीजेपी पर भी संविधान विरोधी होने के इल्जाम लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है, मगर बीजेपी का रवैया और कांग्रेस का रिकॉर्ड देखें तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। बीजेपी ने संविधान के उसूलों को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने भी कम नहीं किया। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने 1980 के दशक में शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाया। यह न सिर्फ न्यायपालिका की आजादी पर चोट थी, बल्कि संविधान की बराबरी की भावना के खिलाफ भी था। इससे साफ होता है कि कांग्रेस ने सत्ता और वोट के लिए संविधान के साथ समझौता किया। कांग्रेस का यह रवैया सिर्फ पुरानी बातों तक सीमित नहीं। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाकर बीजेपी पर हमला बोला, मगर उनकी पार्टी का इतिहास बताता है कि वह खुद संविधान के उसूलों के साथ कितनी बार खिलवाड़ कर चुकी है। अगर कांग्रेस को संविधान की इतनी ही फिक्र थी, तो उसने अपने शासन में दलितों और कमजोर वर्गों के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? आज भी कोर्ट में लाखों केस लटके हैं और इंसाफ का इंतजार कर रहे लोग हताश हैं। कांग्रेस ने इस मसले पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। यह साफ करता है कि उनका संविधान प्रेम सिर्फ दिखावटी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने संविधान को अपने सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बीजेपी पर अगर धर्मनिरपेक्षता को नजरअंदाज करने का इल्जाम है, तो कांग्रेस ने भी बराबरी और इंसाफ जैसे उसूलों को कमजोर किया। दोनों पार्टियों ने संविधान के नाम पर वोट मांगे, लेकिन इसके असली मकसद को पीछे छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर संविधान में सामाजिक इंसाफ की बात है, मगर दोनों पार्टियों के राज में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार कम नहीं हुए। आंकड़े बताते हैं कि हर साल दलितों के खिलाफ हजारों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इंसाफ बहुत कम लोगों को मिलता है। यह संविधान की उस भावना का मजाक है जो बाबा साहेब ने लिखी थी। कांग्रेस का रवैया बीजेपी से अलग नहीं। दोनों ने सत्ता के लिए संविधान को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। अगर बीजेपी ने कुछ नीतियों से संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने आपातकाल और अन्य मौकों पर इसके लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया। दोनों ने संविधान को सिर्फ सियासी मंच पर चमकाने का जरिया बनाया। यह कहना गलत नहीं कि कांग्रेस की संविधान के प्रति घृणा बीजेपी से कम नहीं। दोनों ने बाबा साहेब के सपने को सियासत की भेंट चढ़ाया। कांग्रेस ने हमेशा खुद को संविधान का रक्षक बताया, लेकिन उसका इतिहास दूसरी कहानी कहता है। राहुल गांधी का 2024 का नारा भी इसी सियासत का हिस्सा था। अगर वह वाकई संविधान के हिमायती होते
तो अपनी पार्टी के अतीत पर माफी मांगते और ठोस सुधार की बात करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह साफ करता है कि कांग्रेस का संविधान प्रेम सिर्फ वोट की खातिर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संविधान को अपने सियासी हथियार बनाया और इसके असली उसूलों को नजरअंदाज किया। यह संविधान के साथ धोखा है और बाबा साहेब के सपनों का अपमान है। कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, ने एक बार कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुजन समाज के लिए घातक हैं। उन्होंने इन दोनों पार्टियों को नागनाथ और सांपनाथ की संज्ञा दी, यानी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका यह बयान आज भी सही साबित होता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के हकों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में बहुजनों को बराबरी और इंसाफ का हक दिया, मगर कांग्रेस और बीजेपी ने इस सपने को बार बार सियासत की भेंट चढ़ाया। कांशीराम साहब की यह बात सही थी कि ये दोनों पार्टियां बहुजनों के असली हितैषी नहीं बल्कि उनके वोटों की खातिर सियासत करती हैं। कांशीराम साहब ने 1980 के दशक में बहुजन समाज को जगाने का काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस, जो आजादी के बाद से सत्ता में थी, ने दलितों और पिछड़ों के लिए बड़े बड़े वादे तो किए, मगर जमीन पर हालात नहीं बदले। संविधान में आरक्षण और हकों की गारंटी थी, लेकिन कांग्रेस के राज्य में दलितों पर अत्याचार, गरीबी और शिक्षा का अभाव बरकरार रहा। कांशीराम ने इसे कांग्रेस की सियासी चाल माना। वह कहते थे कि कांग्रेस ने बहुजनों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देने से बचती रही। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने अपने शासन में कितने दलितों को बड़े पदों जैसे कैबिनेट मंत्री या गवर्नर पर बिठाया? बहुत कम। यह दिखाता है कि कांग्रेस का बहुजन प्रेम सिर्फ दिखावटी था। बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं। 1990 के दशक से बीजेपी ने धीरे धीरे दलित और पिछड़े वर्गों के बीच पैठ बनाई। उसने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया और उनके स्मारकों को बढ़ावा दिया, मगर यह सब सियासी रणनीति थी। बीजेपी के राज्य में दलितों पर अत्याचार के मामले कम नहीं हुए। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक हर साल दलितों के खिलाफ 50,000 से ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं, लेकिन दोषियों को सजा बहुत कम मिलती है। बीजेपी ने आरक्षण को बढ़ावा देने की बात तो की, मगर सरकारी नौकरियों में रिक्तियां और निजीकरण की नीतियों ने बहुजनों के हकों को कमजोर किया। कांशीराम साहब ने ठीक कहा था, बीजेपी भी बहुजनों के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कांग्रेस। कांशीराम साहब की नागनाथ सांपनाथ की बात इसलिए सही थी क्योंकि दोनों पार्टियां सत्ता के लिए बहुजनों के साथ सौदा करती हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में संविधान की किताब दिखाकर बहुजनों को लुभाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का इल्जाम लगाया, मगर यह सिर्फ सियासी ड्रामा था। अगर कांग्रेस को बहुजनों की इतनी ही फिक्र थी तो उसने अपने शासन में दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा, रोजगार और इंसाफ के ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बहुजनों को अपने पाले में लाने के लिए अंबेडकर का नाम लिया, मगर उसकी नीतियां जैसे आर्थिक असमानता बढ़ाने वाली योजनाएं बहुजनों के खिलाफ ही गईं। दोनों ने बहुजनों को सिर्फ वोटर बनाकर रखा, न कि सत्ता में हिस्सेदार। कांशीराम साहब का मकसद था कि बहुजन समाज खुद अपनी ताकत पहचाने और सत्ता हासिल करे। उन्होंने बीएसपी बनाई ताकि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग एकजुट होकर अपनी सरकार बनाए। उनका नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यह नारा आज भी प्रासंगिक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बहुजनों के वोट तो लिए, मगर सत्ता की चाबी अपने पास रखी। मिसाल के तौर पर 2007 में मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह बहुजन समाज की ताकत थी, मगर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बीएसपी को कमजोर करने की सियासत की। दोनों पार्टियों ने बहुजनों को बांटने की कोशिश की ताकि उनकी एकता टूटे। कांशीराम साहब ने यह भी कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की सियासत ऊंची जातियों के हितों को बचाने की है।
दोनों पार्टियां सतह पर अलग दिखती हैं। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का दावा करती है तो बीजेपी हिंदुत्व का, मगर दोनों का असली मकसद एक जैसा है, सत्ता में बने रहना और बहुजनों को हाशिए पर रखना। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने अपने शासन में मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू की, मगर इनका फायदा बहुजनों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा। बीजेपी ने भी उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाईं, लेकिन इनके जरिए बहुजनों की बुनियादी समस्याएं जैसे शिक्षा और रोजगार हल नहीं हुई। दोनों ने योजनाओं के जरिए वोट तो बटोरे, मगर बहुजनों की असली तरक्की को नजरअंदाज किया। कांशीराम साहब की दूरदृष्टि थी कि बहुजन समाज को अपनी ताकत खुद बनानी होगी। उन्होंने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी की सियासत बहुजनों को गुलाम बनाए रखने की है। मिसाल के तौर पर दोनों पार्टियां दलित नेताओं को अपने साथ जोड़ती हैं, मगर उन्हें असली ताकत नहीं देती। कांग्रेस में कई दलित नेता रहे, मगर कितनों को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सौंपा गया। बीजेपी भी दलित चेहरों को आगे करती है, मगर फैसले ऊंची जातियों के नेता ही लेते हैं। यह सियासत कांशीराम साहब की बात को सही साबित करती है। दोनों पार्टियां बहुजनों के लिए सांपनाथ और नागनाथ हैं। कांशीराम साहब ने यह भी सिखाया कि बहुजनों को सियासी ताकत के जरिए संविधान की रक्षा करनी होगी। संविधान में बराबरी और इंसाफ की बात है, मगर इसे लागू करने के लिए सत्ता चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी ने संविधान का नाम तो लिया, मगर इसके उसूलों को लागू करने में नाकाम रही। मिसाल के तौर पर संविधान में पंचायती राज के जरिए गांवों में सत्ता देने की बात है, मगर दोनों पार्टियों ने इस व्यवस्था को कमजोर किया। गांवों में आज भी ऊंची जातियों का दबदबा है और दलित पंचायत प्रमुखों को अक्सर अपमान सहना पड़ता है। यह संविधान की भावना का मजाक है। कांशीराम साहब की यह बात आज भी सच है कि कांग्रेस और बीजेपी बहुजनों के लिए घातक है। दोनों ने संविधान को अपने सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया, मगर इसके असली मकसद को भुला दिया। कांग्रेस ने बहुजनों को वोट बैंक बनाया, तो बीजेपी ने उन्हें अपने एजेंडे में फिट करने की कोशिश की। दोनों ने बाबा साहेब के सपने को कमजोर किया। कांशीराम साहब ने सही कहा था, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ। बहुजन समाज को अब अपनी ताकत पहचाननी होगी ताकि वह संविधान की असली रक्षा कर सके। बीएसपी जैसी ताकतें ही इस मिशन को आगे ले जा सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की सियासत सिर्फ सत्ता की भूखी है। कांशीराम साहब का यह संदेश आज भी बहुजनों के लिए प्रेरणा है। एकजुट हो, सत्ता हासिल करो और संविधान के सपने को सच करो। भारत का संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ वो तोहफा है जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को बराबरी और इंसाफ का हक देता है। मगर इस संविधान की रक्षा का असली जिम्मा न कांग्रेस ने उठाया न बीजेपी ने। ये दोनों पार्टियां अपने सियासी स्वार्थ के लिए बहुजन समाज के वोट तो लेती हैं, लेकिन उनके हकों को लागू करने में नाकाम रही हैं। संविधान का असली रक्षक बहुजन समाज पार्टी है, जिसने कांशीराम साहब और मायावती के नेतृत्व में बहुजनों को सत्ता की ताकत दी और संविधान के उसूलों को जमीन पर उतारने की कोशिश की। बीएसपी ने साबित किया कि बहुजन समाज ही संविधान का सच्चा पहरेदार है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ वोट की सियासत करती हैं। बीएसपी की शुरुआत 1984 में कांशीराम साहब ने की थी। उनका मकसद था बहुजन समाज को सियासी ताकत देना ताकि वह संविधान के हकों को हासिल कर सके। संविधान में आरक्षण, शिक्षा और नौकरी का हक लिखा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के राज्य में ये हक कागजी साबित हुए। बीएसपी ने इस कमी को समझा और बहुजनों को एकजुट किया। 2007 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह बहुजन समाज की जीत थी। मायावती ने दलितों और पिछड़ों को नौकरियों में हिस्सेदारी दी, स्कूलों और अस्पतालों का जाल बिछाया और अंबेडकर स्मारकों के जरिए बहुजनों में गर्व जगाया। यह संविधान की उस भावना को लागू करने की कोशिश थी जो बाबा साहेब ने देखी थी। कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा बहुजनों को सिर्फ वोटर बनाकर रखा। कांग्रेस ने आजादी के बाद दशकों तक सत्ता में रहकर दलितों के लिए बड़े बड़े दावे किए, मगर हकीकत में दलित और आदिवासी समाज आज भी हाशिए पर है। शिक्षा और रोजगार में उनकी हिस्सेदारी कम है। 2023 के आंकड़े बताते हैं
कि सरकारी नौकरियों में दलितों का प्रतिनिधित्व 17% से कम है, जबकि उनकी आबादी 16.6 है। कांग्रेस ने इन कमियों को दूर करने के लिए कभी गंभीर कदम नहीं उठाए। उसने सिर्फ सियासी नारे दिए, जैसे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी और असमानता बनी रही। यह संविधान के सामाजिक इंसाफ के उसूल का मजाक है। बीजेपी भी बहुजनों के साथ यही सियासत करती है। उसने 2014 और 2019 के चुनावों में दलित और पिछड़े वोटरों को लुभाने के लिए अंबेडकर का नाम लिया। बीजेपी सरकार ने अंबेडकर स्मारकों और योजनाओं की घोषणा की, मगर जमीन पर बदलाव कम दिखा। मिसाल के तौर पर बीजेपी के राज में निजीकरण की नीतियों ने सरकारी नौकरियों को कम किया, जिससे आरक्षण का फायदा बहुजनों को कम मिला। इसके अलावा दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में दलितों के खिलाफ लगभग 60,000 मामले दर्ज हुए। बीजेपी ने इन मसलों पर सख्ती दिखाने के बजाय सियासी फायदा उठाया। यह संविधान के बराबरी और इंसाफ के हक के खिलाफ है। बीएसपी ने हमेशा संविधान के उसूलों को सबसे ऊपर रखा। मायावती के शासन में उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली। पुलिस और प्रशासन में उनकी मौजूदगी बढ़ी, जिससे बहुजनों का भरोसा बढ़ा। बीएसपी ने यह साबित किया कि संविधान की रक्षा सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि सत्ता के जरिए होती है। कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुजनों को वोट का मालिक बनने के साथ सत्ता का मालिक भी बनना होगा। बीएसपी ने इस रास्ते पर चलकर दिखाया कि संविधान का असली रक्षक वही है जो इसके हकों को लागू करे। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत इसके उलट है। दोनों पार्टियां बहुजनों को लुभाने के लिए संविधान का नाम लेती हैं, मगर असल में उनके स्वार्थ अलग हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान को खतरे में बताकर वोट मांगे, मगर उनकी नीतियां और इतिहास बताते हैं कि वह संविधान के उसूलों को लागू करने में गंभीर नहीं। बीजेपी भी यही करती है। वह अंबेडकर का नाम लेती है, मगर उसकी नीतियां, जैसे आर्थिक असमानता बढ़ाने वाली योजनाएं, बहुजनों के हितों के खिलाफ हैं। दोनों पार्टियां संविधान को सियासी हथियार बनाती हैं, न कि जमीन पर लागू करने का जरिया। बीएसपी की ताकत यह है कि उसने बहुजनों को सियासी तौर पर जागरूक किया। कांशीराम साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया ताकि बहुजन समाज एकजुट हो। बीएसपी ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर संविधान की रक्षा की। मिसाल के तौर पर मायावती ने अपने शासन में दलितों के लिए विशेष योजनाएं चलाईं, जैसे अंबेडकर ग्राम योजना, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची। यह संविधान के उसूलों को लागू करने का ठोस कदम था। कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसी योजनाएं बनाई जो सिर्फ कागज पर चमकीं, मगर जमीन पर फायदा कम पहुंचाया। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत में बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक है। दोनों पार्टियां चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करती हैं, मगर सत्ता मिलने पर भूल जाती हैं। मिसाल के तौर पर संविधान में शिक्षा का हक है, मगर दोनों पार्टियों के राज में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। दलित और आदिवासी बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। बीएसपी ने अपने शासन में शिक्षा पर जोर दिया ताकि बहुजन समाज तरक्की कर सके। यह संविधान की उस भावना को लागू करने की कोशिश थी जो बाबा साहेब ने देखी थी। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत का असली मकसद सत्ता हासिल करना है। दोनों पार्टियां बहुजनों को लुभाने के लिए सियासी ड्रामे करती हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के जरिए 2024 में संविधान की किताब दिखाई, तो बीजेपी ने अंबेडकर स्मारकों का उद्घाटन किया, मगर दोनों का असली इरादा बहुजनों को सत्ता में हिस्सेदारी देना नहीं, बल्कि उनके वोट लेना है। बीएसपी ने इस सियासत को बेनकाब किया और बहुजनों को सत्ता की ताकत दी। मायावती का शासन इस बात का सबूत है कि संविधान की रक्षा सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से होती है। संविधान का असली रक्षक बीएसपी इसलिए है क्योंकि उसने बहुजनों को सियासी ताकत दी और संविधान के हकों को लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस और बीजेपी ने संविधान को सिर्फ सियासी औजार बनाया। दोनों पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए बहुजनों के साथ सौदा करती हैं। बीएसपी ने साबित किया कि संविधान की रक्षा वही कर सकता है
जो बाबा साहेब के सपने को सच करने के लिए लड़े। बहुजन समाज को अब बीएसपी की ताकत को और मजबूत करना होगा ताकि संविधान का असली मकसद पूरा हो सके। दोस्तों, अब हम आपको राहुल गांधी पर नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान की किताब लहराकर बीजेपी पर इसे खत्म करने का इल्जाम लगाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस सियासत को बेनकाब करते हुए राहुल और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को असली खतरा बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस की नीतियों और चुप्पी से है। खास तौर पर कॉलेजियम सिस्टम, जो संविधान के कई उसूलों को कमजोर करता है, उस पर कांग्रेस की खामोशी इस बात का सबूत है कि उनकी संविधान की रक्षा की बात महज सियासी नाटक थी। मोदी ने इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी की सियासत को बुरी तरह बेनकाब किया और साबित किया कि कांग्रेस का अंबेडकरवादी चेहरा पूरी तरह झूठा है। मोदी ने अपनी रैलियों में कहा कि राहुल गांधी हर मंच पर संविधान की किताब दिखाकर जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी, आप संविधान की किताब लहराते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने वाले कॉलेजियम सिस्टम पर एक शब्द नहीं बोलते। यह आपकी सियासी मंशा को बेनकाब करता है। राहुल ने 2024 में बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की कोशिश की, मगर कॉलेजियम सिस्टम, जो संविधान की बराबरी और इंसाफ की भावना को ठेस पहुंचाता है, उस पर उनकी चुप्पी ने उनके इरादों को उजागर कर दिया। यह सिस्टम जजों की नियुक्ति का ऐसा तरीका है जो संविधान में कहीं नहीं लिखा। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से बना। मोदी ने इस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है, मगर ऐसी व्यवस्था पर चुप है जो बाबा साहेब के इंसाफ के सपने को कुचलती है। मोदी ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए कई मायनों में खतरा है। यह सिस्टम जजों को चुनने में ऐसी मनमानी करता है जो संविधान के लोकतांत्रिक उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह सिस्टम उन लोगों को मौका देने में नाकाम रहा है जिनके लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग। 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज नहीं था और हाई कोर्ट में भी उनकी संख्या न के बराबर थी। यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की भावना को कमजोर करता है, जो बराबरी और अवसर की गारंटी देता है। मोदी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल जी, आप बाबा साहेब का नाम लेते हैं, मगर उनके बराबरी के सपने को चोट पहुंचाने वाले सिस्टम पर खामोश क्यों हैं? यह आपका दोहरा चेहरा दिखाता है। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का इतिहास संविधान के साथ सियासत का रहा है। उन्होंने 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने आपातकाल में संविधान के हकों को कुचला, वह आज हमें संविधान की रक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। राहुल जी, पहले अपनी पार्टी का इतिहास देखिए। आपातकाल में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बोलने की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे हक छीन लिए गए। लोगों को बिना वजह जेल में डाला गया और प्रेस पर पाबंदी लगी। यह संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा पर सबसे बड़ा हमला था। मोदी ने कहा, राहुल गांधी उस वक्त की अपनी पार्टी की गलतियों पर माफी नहीं मांगते, बल्कि बीजेपी पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। यह संविधान के साथ धोखा है। कॉलेजियम सिस्टम पर कांग्रेस की चुप्पी को मोदी ने बार बार उजागर किया। उन्होंने कहा, 2014 में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाकर जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कांग्रेस ने एनजेएसएससी का समर्थन तो किया, लेकिन बाद में कॉलेजियम की खामियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। एनजेएससी का मकसद संविधान के शक्ति संतुलन को मजबूत करना था, जिसमें सरकार और अन्य लोग भी शामिल होते। मगर राहुल गांधी ने इस मसले को अपनी रैलियों या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कभी नहीं उठाया। मोदी ने इस पर तंज कसते हुए कहा, राहुल जी, आप संविधान की बात करते हैं, मगर ऐसी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? मोदी ने यह भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान की आत्मा को कमजोर करता है। उन्होंने जनता को बताया, संविधान हर नागरिक को इंसाफ का हक देता है,
मगर कॉलेजियम की वजह से कोर्ट में जजों की कमी है। 2023 तक हाई कोर्ट में 330 से ज्यादा सीटें खाली थीं। इससे लाखों केस लटके हैं और गरीब लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। खासकर दलित और आदिवासी, जिनके लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मोदी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल जी, आप बाबा साहेब का नाम लेते हैं, मगर उनके इंसाफ के सपने को चोट पहुंचाने वाली व्यवस्था पर चुप क्यों हैं? यह आपकी सियासत का असली चेहरा है। मोदी ने कांग्रेस की सियासत को और बेनकाब करते हुए कहा कि उनकी चुप्पी सिर्फ कॉलेजियम तक सीमित नहीं, संविधान के कई और उसूलों जैसे शिक्षा और रोजगार का हक को लागू करने में भी कांग्रेस नाकाम रही। उन्होंने कहा, संविधान का अनुच्छेद 21 बच्चों को मुफ्त शिक्षा का हक देता है, मगर कांग्रेस के शासन में सरकारी स्कूलों की हालत खराब रही। दलित और आदिवासी बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। राहुल गांधी ने 2024 में संविधान की किताब तो दिखाई, मगर इन मसलों पर कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। मोदी ने इस दोहरेपन को उजागर करते हुए कहा, कांग्रेस ने संविधान का नाम लिया, मगर इसके हकों को लागू करने में कभी गंभीरता नहीं दिखाई। यह बाबा साहेब के सपने के साथ धोखा है। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को सियासी हथियार बनाया। उन्होंने 1985 के शाह बानो केस का जिक्र किया, जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाया। यह संविधान की बराबरी की भावना के खिलाफ था और सियासी फायदे के लिए किया गया। मोदी ने कहा, राहुल गांधी आज भी उसी राह पर हैं। उनकी संविधान की रक्षा की बात सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। कॉलेजियम सिस्टम पर उनकी चुप्पी साबित करती है कि वह बाबा साहेब के संविधान को नहीं, बल्कि अपनी सियासी जमीन बचाने में लगे हैं। यह तीखा हमला कांग्रेस की मंशा को बेनकाब करता है। मोदी ने अपनी रैलियों और एक्स पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते हैं, मगर कॉलेजियम सिस्टम, जो बाबा साहेब के इंसाफ और बराबरी के सपने को चोट पहुंचाता है, उस पर खामोश है। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। इस बयान ने जनता में संदेश दिया कि कांग्रेस का संविधान प्रेम दिखावटी था। मोदी ने यह भी कहा, हमारी सरकार ने एनजेसी लाकर संविधान के शक्ति संतुलन को मजबूत करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस ने इसके बाद कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। यह साबित करता है कि उन्हें संविधान की रक्षा से ज्यादा सियासी फायदा चाहिए था। मोदी ने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को और उजागर करते हुए कहा कि यह सिस्टम इंसाफ की राह में रुकावट डालता है। उन्होंने जनता को बताया, कॉलेजियम की वजह से कोर्ट में इंसाफ की प्रक्रिया धीमी है। यह खासकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो बाबा साहेब के संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, दलित और आदिवासी। इन समुदायों के लोग लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी ने इस मसले पर कभी आवाज नहीं उठाई। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान की किताब तो दिखाई, मगर बाबा साहेब के इंसाफ के सपने को कुचलने वाली व्यवस्था पर चुप रही। यह संविधान के साथ धोखा है। मोदी ने कांग्रेस की सियासत को और निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी नीतियां संविधान के उसूलों के खिलाफ रही हैं। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक के क्षेत्रीय मसलों जैसे पंजाब और कश्मीर का जिक्र किया, जब कांग्रेस ने संविधान के हकों को दबाया। यह सब सत्ता बचाने के लिए किया गया। मोदी ने कहा, राहुल गांधी 2024 में बीजेपी को संविधान विरोधी बताकर वोट मांगते हैं, मगर अपनी पार्टी के इस इतिहास पर खामोश रहते हैं। यह उनकी सियासी मक्कारी है। यह बयान कांग्रेस की सियासत को जनता के सामने बेनकाब करता है। मोदी ने राहुल की अंबेडकरवादी छवि को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा, राहुल जी, अगर आप वाकई अंबेडकरवादी हैं, तो बाबा साहेब के सामाजिक इंसाफ और बराबरी के उसूलों के लिए लड़िए। कॉलेजियम जैसी व्यवस्था जो इन उसूलों को कमजोर करती है, उसका विरोध क्यों नहीं करते? यह तीखा सवाल राहुल की मंशा पर सीधा हमला था। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान को सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कॉलेजियम सिस्टम पर उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि वह बाबा साहेब के संविधान को नहीं, बल्कि अपनी सियासी जमीन बचाने में लगे थे।
मोदी की यह आलोचना सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस की पूरी सियासत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने संविधान को बार बार सियासी हथियार बनाया। आपातकाल से लेकर शाहबानो केस तक उनकी नीतियां संविधान की आत्मा के खिलाफ थीं। यह बयान जनता को कांग्रेस के इतिहास की याद दिलाता है। मोदी ने यह भी कहा, राहुल गांधी का संविधान प्रेम सिर्फ सियासी ड्रामा है। अगर वह वाकई संविधान के रक्षक होते तो कॉलेजियम सिस्टम जैसी खामियों के खिलाफ बोलते। यह तीखा हमला कांग्रेस की सियासत को बेनकाब करता है। मोदी ने अपनी रैलियों में इस मुद्दे को बार बार उठाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब के संविधान को कमजोर करने वाली व्यवस्थाओं को बनाए रखा। कॉलेजियम सिस्टम इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने जनता से अपील की, आप खुद सोचिए, जो लोग संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली व्यवस्था पर चुप रहते हैं, क्या वह इसके रक्षक हो सकते हैं? यह सवाल राहुल और कांग्रेस की सियासत को जनता के सामने नंगा कर देता है। मोदी ने एक्स पर भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाकर ड्रामा करते हैं, मगर कॉलेजियम सिस्टम जो बाबा साहेब के इंसाफ के सपने को कमजोर करता है, उस पर चुप है। यह कांग्रेस का दोहरा चेहरा है। इस पोस्ट ने जनता में संदेश दिया कि कांग्रेस का संविधान प्रेम सिर्फ सियासी नाटक था। मोदी ने यह भी कहा, हमने एनजेसी लाकर संविधान को मजबूत करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस ने सिर्फ सियासत की। यह बयान बीजेपी की कोशिशों को उजागर करता है। अंत में मोदी की यह तीखी आलोचना राहुल गांधी और कांग्रेस को सियासी तौर पर कमजोर करती है। उन्होंने साबित किया कि कांग्रेस ने संविधान को सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कॉलेजियम सिस्टम पर उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि वह बाबा साहेब के संविधान को नहीं, बल्कि अपनी सियासी जमीन बचाने में लगे थे। मोदी ने इस आलोचना के जरिए राहुल के अंबेडकरवादी होने के दावे को बेनकाब किया और साबित किया कि बाबा साहेब के संविधान को असली खतरा कांग्रेस से है। यह तीखा हमला न सिर्फ राहुल को, बल्कि कांग्रेस की पूरी सियासत को जनता के सामने नंगा कर देता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।